नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे साक्ष्य छपई यानी कि डिफेंस एविडेंस या इसको बचाव साक्ष्य भी कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब जो प्रार्थी है या जो परिवादी है वो अपनी तरफ से अपने सारे साक्ष्य पेश कर दिए, फिर बयान मुलजिम हो गए। उसके बाद जज साहब पूछते हैं कि आप कोई साक्ष्य पेश करना चाहते हो, तो जनरली आपको ये बोलना है हाँ साक्ष्य पेश करना चाहते हैं। साक्ष्य पेश करना है या नहीं करना, अगर आपने कह भी दिया पेश करना चाहते हैं और अगली पेशी पे आप नहीं पेश करोगे तो भी चलेगा, पर उस समय आपको ये कहना है कि साक्ष्य पेश करना चाहते हैं। तो कब साक्ष्य पेश करना चाहिए और कब पेश नहीं करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में अपन समझेंगे। सबसे पहले मैं वीडियो चालू उससे पहले बता देता हूं आपको, जनरली 95% एडवोकेट डिफेंस विटनेस पेश नहीं करते। कितने? 95% एडवोकेट। और ये पेश नहीं करना अपने आप में बिल्कुल ही राइट है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि साक्ष्य छपई यानी कि डिफेंस एविडेंस बहुत ही कम बार 5% मामलों में ही पेश किया जाता है। तो हर मामले में पेश आपको नहीं करना है, नहीं तो अगर आपने पेश कर दिया तो क्या होगा। जनरली अगर आपने साक्ष्य छपई पेश करने पर आपके मामले में जहां पर आप बरी हो रहे हो या आपका एक्यूज बरी हो रहा है, वहां पर अगर साक्ष्य छपई यानी डिफेंस एविडेंस में ऐसी कोई बात बोल दी तो मुकदमा पूरा उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है उल्टा, मैं बता देता हूं। अपन एविडेंस में बात करते हैं तो उसमें होता है, एक शब्द होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी इसको हिंदी में कहते हैं, साक्ष्य छपई को पेश करने के लिए समझना बहुत जरूरी है, सबूत का भार। सबूत का भार मतलब जो व्यक्ति कोई मामला लाता है उसे साबित करना पड़ता है उसके मामले को। तो आपको जब तक साक्ष्य छपई का मौका कब आता है, जब यानी कि एपीपी साहब है, प्रोसिक्यूशन के सारे बयान हो गए, उसके बाद एपीपी साहब ने सारा करा दिया, उसके बाद तो आपको सबसे पहले उनके बयान को ध्यान से पढ़ना है, यानी कि PW1 से लगाकर PW12 तक है, 20 तक है, जितने भी है उन सबको पढ़ना है। और ये तय करना है, क्या तय करना है कि मान लो आपका जो मुलजिम है ए है या बी है, दोनों मुलजिम हो गए, और इस पर क्या लगा, जो आरोप लगा, आरोप नंबर 1 मारपीट का हो सकता है, आरोप नंबर 2 कोई तोड़फोड़ का हो सकता है ना, या आरोप नंबर 3 किसी के अपहरण का हो सकता है। जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप प्रोसिक्यूशन ने जो गवाह पेश किए हैं PW1 से लगाकर PW लास्ट तक जितने भी हैं, क्या उन आरोप की परिभाषा इन गवाहों के बयान से साबित हो रही है। अगर साबित नहीं हो रही है तो आपको डिफेंस साक्ष्य पेश नहीं करना है। क्यों? कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, और वो साबित नहीं कर पाया। जैसे कि मान लो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मामला क्या था, एक्सीडेंट का मामला था, जिसकी फाइल भी आपने ली थी, सबको मिली थी फाइल, 100 रुपए आपने भेज के ली थी फाइल, पता है आपको। जिनको नहीं मिली है फाइल, वो उस वीडियो के अंत में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, वो वीडियो देख के उस फाइल को आप प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। उस वीडियो को चला के उसमें लिंक दे रखा मैंने। तो उसमें क्या हुआ था कि घटना स्थल पर गाड़ी के नंबर प्रोसिक्यूशन साबित कर दिए थे, मगर गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर का नाम था उसका नाम कहीं पर भी नहीं आया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य छपई मेरे द्वारा उसमें पेश नहीं की थी और एक्यूज बरी हुआ था। यानी कि आपको ये देखना है कि अगर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस से जो एक्यूज पर आरोप लगे हैं वो आरोप अगर साबित नहीं हो रहे हैं तो आपको साक्ष्य छपई पेश नहीं करनी। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। तो उसके लिए जो आरोप है, आरोप की जो परिभाषा है, वो जो गवाह के जो बयान है और जो जीरा है उससे साबित नहीं होती हो, या मान लो गवाह के बयान से एक मिनट के लिए आरोप की
जो परिभाषा है वो साबित हो रही है। मगर आपने बचाव साक्ष्य ऐसा पेश कर दिया जिससे उसका खंडन हो गया और आपको लगा कि नहीं यार ये मामला तो नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में आपको साक्ष्य सफाई पेश नहीं करनी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि साक्ष्य सफाई कब पेश करनी चाहिए। ये भी तो उठता है ना 5% वाला, कब पेश करनी। जब आपको लगे कि यार गवाह, सब गवाहों ने अपनी गवाही ठोक ठोक के दिए और कोई भी गवाह जीरा में भी नहीं टूटा है और आपको लगे कि सजा होनी लगभग लगभग पक्की है, तो फिर बचाव के लिए आपको हाथ पैर मारने चाहिए, यानी फिर आपको रिस्क लेना चाहिए। मगर चूंकि अगर आप नए एडवोकेट देख रहे हो या वे एडवोकेट जिनकी वकालत अभी 10 साल से कम है या 10 साल तक है, मेरी सलाह है कि एक बार सीनियर से वो फाइल पर डिस्कस करने के बाद ही साक्ष्य सफाई पेश करें। यानी साक्ष्य सफाई एक रिस्की काम है, ये अपने दिमाग में। साक्ष्य सफाई एक रिस्की काम है, उसको पेश करने से पहले 100 बार सोचना है, फिर साक्ष्य सफाई पेश करनी है। साक्ष्य सफाई एक रिस्की काम है, उसको पेश करने से पहले 100 बार सोचना है, फिर पेश करनी है। और साक्ष्य सफाई एक रिस्की काम है, उसको पेश करने से पहले 100 बार सोचना है, फिर पेश करना। 3 बार इसलिए बोला हूं ताकि आपके दिमाग में लाइफ टाइम बैठा रहे। जैसे कि जो आपने साक्ष्य सफाई, आपका जो अभियुक्त है मान लो है घटना के समय कहीं अन्य था, उसका आपके पास कोई सबूत है, पक्का सबूत है, और वो सबूत प्रदर्शित नहीं हुआ है। प्रदर्शित वाली वीडियो बनाई ना मैंने कि प्रदर्शित कैसे करते हैं, एग्जिबिट कैसे करते हैं, है ना। प्रदर्शित P1 है ना, प्रदर्शित P2, डिफेंस D1, ऐसा ये वीडियो देख लें आप कैसे प्रदर्शित होता है। तो प्रदर्शित अगर नहीं हुई है और आपको प्रदर्शित कराना है कि घटना के समय, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने, जेड व्यक्ति ने कोई रिपोर्ट दी, ए ने मेरे साथ 17/6/2020 को मारपीट की सुबह 11 बजे, और आपके पास सबूत है कि ए उस समय कोई नौकरी पे था या कोई अन्य जगह था जहां आपका सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी आपके पास है, और ये एविडेंस आप प्रोसिक्यूशन का एविडेंस जब चल रहा था तब आप इसको प्रूव वहां पर प्रदर्शित नहीं करवा पाए। वैसे तो आपको वहीं प्रदर्शित करवा देना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, मगर नहीं कर पाए तो फिर आपको साक्ष्य सफाई में ये डॉक्यूमेंट पेश करने चाहिए। यानी कि आपको पक्का हो कि वो अन्य जगह उपस्थित था, ये मामला हो गया। या मान लो कोई 420 का मामला है और आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे पूरा मामला ही पलट जाता है, तो कोशिश करनी है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में, डिफेंस में ही उस डॉक्यूमेंट को आपको पेश करना नहीं चाहिए। साक्ष्य सफाई एक रिस्की काम है, क्योंकि कुछ बातें आपके पक्ष में होगी तो कुछ बातें ऐसी भी पूछेंगे सरकारी वकील साहब या सामने वाले के वकील साहब जो उस घटना की तायद कर देंगे, यानी कि क्लाइंट पूरा समझ नहीं पाता है, तो फिर उसमें मामला, छोटी मोटी मामलों में दिक्कत आती है और बड़े मामलों में बड़ी दिक्कत आती है ना। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को भी अगर प्रदर्शित नहीं हुआ तो आपको साक्ष्य सफाई का मौका उसमें लेना चाहिए। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी मुकदमा, चाहे मुकदमा हुआ, चाहे जीवन का कोई काम हुआ, चाहे आपकी वकालत हुई, आपके पास अगर कोई मुकदमे की भी कोई प्लानिंग नहीं कि मैं इसे कैसे करूंगा, कैसे इसको जीतूंगा, क्या डिफेंस लूंगा। अब जब तक, जिस दिन आपके पास मुकदमा आया उस दिन आपने फाइल पढ़ने की कोई डिफेंस नहीं ली, जीवन में भी आपने कोई डिफेंस नहीं की मुझे एक सफल वकील कैसे बनना है, यानी आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि सफल वकील कैसे बनना है, क्लाइंट मेरे पास कैसे आएंगे, मैं कहाँ ऑफिस लगूंगा, कितने समय तक जूनियर रहना है, कितनी बुक मुझे पढ़नी है, कौन कौन से एक्ट मुझे पढ़ने हैं, यानी कि आगे मुझे कहाँ जाना है, कोई प्लानिंग आपकी नहीं है, तो आपका मामला, मैं कहता हूं 3 घंटे पढ़ना ना, आपको रील देखने मजा आ रहा है, तो मामला गड़बड़ है ना, फिर जीरो है। तो आपको ज्यादा समय नहीं खींचते हुए आपको आपके मुकदमे की एक प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, यानी एक आपको स्टोरी होनी चाहिए कि उस स्टोरी के तहत मैं अपने एक्यूज को निकालूंगा। उस स्टोरी में इतना दम होना चाहिए कि वो प्रोसिक्यूशन की बात को झुठला दे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आप आ जाएंगे और इस पर कौन कौन सी स्टोरी या कौन कौन सी बचाव के जो मुख्य आधार है वो लेने चाहिए, इस पर भी आप चाहेंगे तो वीडियो बनाएंगे। आप अगर चाहते हो तो इस पर भी मैसेज करें, ठीक है ना। तो जो प्लानिंग आपने बनाई है या जो आपने बचाव का तरीका बनाया है या जो कहानी बनाई है, वो कहानी आपकी प्रोसिक्यूशन के बयान से साबित नहीं होती है ना, तब आपको साक्ष्य सफाई से उस कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए और उस कहानी को आपको
प्रूव करना है कि भाई ऐसा नहीं होकर ऐसा हुआ था, तभी आपको साक्ष्य भी पेश करने चाहिए। मगर कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सेमी सिविल और सेमी फौजदारी मामले होते हैं, जैसे कि 138 एनए एक्ट का मामला है ना। इसमें सबूत का भार किस पे होता है? अभियुक्त की पे होता है कि उसने अपराध नहीं किया। यानी वे मामले जिसमें सबूत का भार एक्यूज पे होता है कि उसने अपराध नहीं किया, उन सारे मामलों में आपको साक्ष्य पे पेश करनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से मामले हैं वकील साहब आप बता दीजिए। तो मैं बता चुका हूं, आपको 3 घंटे डेली पढ़ना है। 3 घंटे डेली पढ़ोगे तो ही आप सीख पाओगे, हर चीज को बारीकी से देखोगे तो ही सीख पाओगे, नोट्स बनाओगे तो ही सीख पाओगे। सिर्फ तू चल मैं आया, तुम कहाँ हो मैं कहाँ हूँ, आज शाम को कौन सी होटल पे जाके खाना खाना है, नई फिल्म कौन सी आ गई है, वहां घूमने जाना है, तू ये ड्रेस कहाँ से लाया, आ रही है, जूते अच्छे हैं, वकालत जीरो। खींच तान लोगे तो महीने के खूब खींच लोगे तो आज से 10 साल 5 साल बाद 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाओगे, पक्का है। क्योंकि आपने जीवन में प्लानिंग बना ही नहीं, और चपड़ासी भी 25,000 से ज्यादा कमाता है। तो फिर दुखी होने से अच्छा है कि अभी आप पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। अब जो मैं बता रहा हूं साक्ष्य सपेगी वाली बात, इस वीडियो में मैंने बताया 95% आपको साक्ष्य सपेगी पेश नहीं करनी, 5% ही आपको साक्ष्य सपेगी पेश करनी है। साक्ष्य सपेगी पेश करने से पहले देखना है कि जो प्रोसिक्यूशन अगर ने जो आरोप आप पर लगाए हैं कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन उसको अगर साबित नहीं कर पाया है तो आपको 95% में, उसने अपने आरोप साबित कर दिए तो फिर 5% में फिर आपको साक्ष्य पे पेश करनी है। और वे मामले जिसमें अभियुक्त पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उनमें आपको साक्ष्य पे पेश करनी है। 95% नहीं लगे, वो फिर 5% में आता है। ये बात आपके दिमाग में बिठा लेनी। फिर वकालत को अच्छे से सीखने का एक तरीका और है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको एक पूरी फाइल दे रखी है। सर फाइल कहाँ है मुझे बताइए, फाइल की पीडीएफ नहीं मिल रही है, ऐसे मैसेज आप नहीं करें। इस वीडियो के अंत में मैं जो वीडियो डालूंगा वहां उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखने पर आपको फाइल मिल जाएगी, क्योंकि वो 15 मिनट अपन खत्म नहीं करना चाहते। उस फाइल में मैंने आपको कहा था कि आप उसमें मुझे लिखित बहस बना दीजिए। कई लोगों की बहस आ चुकी है ना, अच्छी बनी बहस, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, घंटा 2 घंटा 4 घंटा पूरी फाइल पढ़ी, फिर बहस बनाई, एक एक पॉइंट बनाए, मुझे खुशी भी हुई। उसमें मैंने इनाम भी रख रखा ना, जो फर्स्ट आएगा उसको 500 रुपए रोकड़ दूंगा, प्रमाण पत्र दूंगा, है ना, ठीक है। और चाहेगा तो उसकी ब्रॉडकास्ट पे भी बात करूंगा। तो आपको ये जो इस वीडियो के अंदर में वीडियो डालूंगा उसको देखकर पूरी फाइल बनाकर आपको लिखित मेहनत करनी चाहिए। ये इसलिए नहीं क्योंकि आपको इनाम जीतना है, ऐसी आप मन में मत रखो। यहाँ ऐसा कि मुझे 100 रुपए लेना है, ऐसा भी नहीं। ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस लगातार हो जाए। एक बेस भी आपने लगातार बनाई है, वो कैसे बने, हो सकता है आपकी बेस अच्छी होगी तो बताऊंगा, या फिर जो आपने बेस बनाई है उस बेस को जो इनाम जीतेंगे उनकी लिखित आर्ग्यूमेंट है उनको मैं पढ़ूंगा, तो आपके पॉइंट कौन से कम रह गए, कौन सी स्टोरी आपको लेनी है उस पूरी फाइल को पढ़ने के बाद। यानी कि अगर आपको सीखने का, आप जो कहते हो ना बहुत समय फाइल नहीं देते, हमें सीखने का मौका नहीं मिलता, इस वीडियो के जरिए मैं आपको कहना चाहता हूँ मैं दे रहा हूँ आपको मौका, आप इस मौके को मत गवाइए और लिखित बेस बना के दीजिए। पूरी फाइल आपके पास आ गई, आप खुद मेहनत करके दीजिए, बुक पढ़ के दीजिए, कानून पढ़ के दीजिए। तो आपको जैसे वो फाइल पढ़ोगे आप आरोप की परिभाषा पढ़ोगे, अब क्या उस आरोप को गवाहों के बयान से साबित हुए कि नहीं हुए ये भी आप देखोगे। और फिर जब आप लिखित बेस बनाओगे तो आपका मन अंदर से खुलेगा, और हो सकता है अगर आप विजय होगे तो आपको लाइफ टाइम रहेगा कि मैं अच्छा वकील बनने के लिए योग्य हूं, है ना। तो आपको लगातार इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, लगातार आपको मेहनत करनी। अब इस वीडियो में मैंने एक बात आपको नहीं बताई, मैंने बोला था ना 5% लोगों को ही साक्ष्य पे पेश करनी चाहिए। उन 5% में भी अभियुक्त के बयान समझ लो 0.01% ही कराने चाहिए। अभियुक्त के बयान कराना बहुत ही रिस्की है। तो कब अभियुक्त के बयान करना चाहिए ये अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, इस पर आप पढ़ लीजिए। इस पर जो पुरानी बुक है सीआरपीसी उसमें 315 है, नई बुक की धारा है मुझे याद नहीं, देखिए आप बताए ना, मैसेज करना कौन सी है मैं भी देखूंगा। तो वो 315 की एप्लीकेशन लगा के कब अभियुक्त के बयान कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में बात नहीं बैठेगी लाइफ टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि अभियुक्त के बयान करूं या नहीं करूं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू।